बच्चों, आप लोग 6 क्लास से प्रश्न पत्र देखते आ रहे हैं। हिंदी या इंग्लिश का जो प्रश्न पत्र होता है, जो किसी भाषा का जो प्रश्न पत्र होता है, वो 4 भागों में बटा रहता है। खंड का, खंड खा, खंड गा और घा। इसमें से जो खंड का होता है वो निर्धारित होता है आपका पठन कौशल के लिए, जिसको अंग्रेजी में आप लोग कहते हैं रीडिंग स्किल। पठन कौशल यानी आप पढ़कर किसी चीज़ को कितना समझ सकते हैं, इस बात के कौशल को मापने के लिए रहता है ये। तो इसके अंतर्गत अपठित गद्यांश और काव्यांश आते हैं। तो ये आप लोगों का अब तो हालांकि थोड़ा सा चेंज आया है इस बार के प्रश्न पत्र में कि अपठित काव्यांश को हटा दिया गया है, लेकिन अपठित गद्यांश आता ही है। तो अपठित गद्यांश आप लोग करते हैं और अच्छा भी करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इसको एक और अच्छे से देख लें कि इसको करते समय में किन किन बातों का ध्यान में रखना है, तो हम आगे से और अच्छा कर पाएंगे। अभी हमारे पास समय है जिसके हम इसका पुनर्अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए, अपठित गद्यांश को हल करते समय ध्यान देने योग्य आवश्यक बिंदु यानी पॉइंट्स, किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना चाहिए अपठित गद्यांश के प्रश्न हल करते समय, इनके बारे में जान लेते हैं। अपठित गद्यांश गद्य का वह अंश होता है जिसे विद्यार्थियों ने पहले नहीं पढ़ा होता है। तो अपठित गद्यांश क्या होता है? गद्य का ही अंश होता है, लेकिन जैसा कि इसके नाम से पता है, अपठित, आ माने नहीं, पठित मतलब पढ़ा हुआ। तो यह आप लोगों का वर्तमान कक्षा में पढ़ा हुआ नहीं होता है। ये अंश निर्धारित पाठ्यक्रम से अलग होता है। क्यों नहीं पढ़ा होता है? क्योंकि ये जो अंश होता है, ये आपका जो निर्धारित पाठ्यक्रम यानी जो सिलेबस प्रिस्क्राइब रहता है उस कक्षा के लिए, उससे अलग रहता है। अधिकतर विद्यार्थियों के मन में इसे लेकर अनेक भ्रांतियाँ होती हैं। कई बार विद्यार्थी इसे पढ़कर भी पूछे गए प्रश्नों के सटीक उत्तर देने में असफल ही रहते हैं। तो कुछ बच्चों को लगता है पता नहीं अपठित गद्यांश क्या होता है, वो ढंग से कर नहीं पाते हैं और कई बार पढ़ने के बाद भी सटीक उत्तर नहीं दे पाते हैं। सटीक और सही में अंतर होता है। सही मतलब जो चल सकता है, सटीक मतलब एग्जैक्ट। तो एकदम एग्जैक्ट उत्तर देने में वो लोग असफल ही रहते हैं। परंतु इसे ध्यानपूर्वक पढ़कर इससे सही उत्तर देकर विद्यार्थी निर्धारित अंक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कुछ बिंदुओं पर ध्यान दे लें तो हम इसके लिए जितने अंक निर्धारित होते हैं वो अंक प्राप्त आसानी से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देकर। अपठित गद्यांश पढ़ने का उद्देश्य। पहले तो आप ये देखिए कि अपठित गद्यांश आपको दिया क्यों जाता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों रखा गया आपके पाठ्यक्रम में। तो पहला पॉइंट है इसके लिए छात्रों की अर्थ ग्रहण क्षमता की वृद्धि में सहायक। क्योंकि जब विद्यार्थी लोग, आप लोग इसको जब पढ़ते हैं तो इसकी जो अर्थ, आप लोगों की अर्थ ग्रहण क्षमता यानी उस किसी चीज़ को पढ़कर समझने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसमें वृद्धि होती है, यानी वो बढ़ती है इसकी। अगर आप उसको ध्यान से पढ़ें, समझें, तो लॉजिक लगाएं, तो इससे आपकी अर्थ ग्रहण क्षमता में वृद्धि होती है। भाषा शैली की समझ में वृद्धि, और चाहे वो इंग्लिश भाषा हो, चाहे हिंदी भाषा हो या अन्य कोई भाषा हो, उस भाषा की शैली को समझने में आप योग्य होते हैं। शब्द भंडार में वृद्धि, और जितना आप लोगों को, ये तो हमेशा से कहा जाता है, कक्षा में भी कहा जाता है कि चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, जितना आप लैंग्वेज को पढ़ेंगे, आपका जो शब्द भंडार होगा वो यानी ग्रॉसरी होगी आपकी, जो शब्दों को समझने की योग्यता होगी, तो आपकी शब्द भंडार में वृद्धि होती है। विशेषण क्षमता में वृद्धि, विश्लेषण क्षमता में, विश्लेषण यानी किसी चीज़ को परखना, समझना, उसको क्रिटिसाइज़ करके देखना, तो विश्लेषण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। अव्यक्त क्षमता में वृद्धि, और अपनी बात कहने की, मतलब अव्यक्त एक्सप्रेशन जो करना, अपनी बात को समझाना होता है, उसमें भी वृद्धि होती है। जितना आप पढ़ते जाएंगे आपकी भाषा समृद्ध होती जाएगी और उतना ही आपका भाषा का अधिकार होता जाएगा। तो ये सारे उद्देश्य होते हैं जिसकी वजह से आपको अपठित गद्यांश दिया जाता है। अब समस्या क्या आती है, अपठित गद्यांश को किस प्रकार हल किया जाए, इसको किस प्रकार से हम देखें, इसको उत्तर कैसे लिखें, इसके बारे में हम कुछ बिंदुओं पर ध्यान देंगे। पहला बिंदु है, प्रश्न पत्र में दिए गए गद्यांश को भली प्रकार पढ़कर उसका मूल भाव समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। बच्चों, आप लोगों को हमेशा 15 मिनट अतिरिक्त दिए जाते हैं प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। तो उसमें बाकी प्रश्न तो आपको, प्रश्न क्योंकि आपको पढ़े हुए होते हैं कक्षा में, इतना समय नहीं लगता है आपको पढ़ने के लिए, लेकिन आपको उसका एक अच्छा अंश, मतलब 15 मिनट में से काफ़ी समय आपको इस पर देना चाहिए। अपठित गद्यांश को अच्छी तरह पढ़ें, भली प्रकार पढ़ें उसका, और मूल भाव समझने का प्रयास करें। मूल भाव यानी उसका सेंटर पॉइंट क्या है, किस बारे में लेखक ने वहाँ पर बात की है। अगर काव्यांश है तो कवि क्या कहना चाह रहा है, उसका मूल भाव को समझने का प्रयास करें। गद्यांश को पढ़ते समय विशिष्ट स्थलों को रेखांकित करना चाहिए, और वैसे किसी भी तरह का प्रश्न पत्र पर टिक लगाना वगैरह अलाउ नहीं रहता है, लेकिन फिर भी एक पेंसिल लेके हल्की सी, जो भी आपको लग रहा है कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें जो की गई हैं, उनको रेखांकित करते समय, उस समय पढ़ते समय रेखांकित करते जाइए। प्रश्न से संबंधित विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही उचित विकल्प का चयन करना चाहिए, और
दो तरह के आते हैं ये, एक तो विकल्पों में उत्तर देना रहता है, 3-4 में से आपको एक छांटना होता है, सही उत्तर चयन करना होता है, या फिर प्रश्न दिया होता है उसका उत्तर लिखना होता है। तो अगर विकल्प वाला है वो, तो आप पहले प्रश्न को ढंग से पढ़ें, संबंधित प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ें, फिर उसके जो विकल्प दिए गए हैं का, खा, गा, घा, अगर 4 दिए गए, चारों को बहुत अच्छी तरह पढ़ें, क्योंकि चारों में बहुत कम अंतर रहता है। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़कर उचित विकल्प का चयन करें। गद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों, उपसर्ग प्रत्यय से बने हुए शब्दों, सामासिक पदों आदि को रेखांकित कर लेना चाहिए। और वहाँ पर शब्द भंडार वाले जो शब्द होते हैं, जैसे कि कठिन शब्द, उनको रेखांकित कर लें। उपसर्ग प्रत्यय अगर उसमें लग रहे हैं आपको, तो उनको भी अंडरलाइन कर लें, हो सकता है उससे संबंधित प्रश्न नीचे पूछे जाएँ। और सामासिक पद आए हैं तो उनको भी रेखांकित करें, तो उनको अच्छी से समझ के उस समय अंडरलाइन कर लेना चाहिए जिस समय कि आप पढ़ रहे होते हैं। पूछे गए प्रश्नों का जवाब गद्यांश में से ही दिया जाना चाहिए। और एक बात और आप लोग को ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं हो कि जैसे मान लीजिए आपका कोई ऐसा गद्यांश आया जो आपका पूर्व में पढ़ा हुआ है, मतलब वो नहीं पढ़ा हुआ है लेकिन उससे संबंधित आपने कुछ पढ़ा हुआ है, तो और उसके जो प्रश्न पूछे गए उसके उत्तर आपको आते हैं, लेकिन वो इस जो आपको पाठ्य दिया गया है पठित गद्यांश उससे अलग हैं, तो आपको वो वाले उत्तर नहीं लिखने हैं, भले ही आपको आते हैं। अगर कोई मान लीजिए विज्ञान का कोई है, विज्ञान आपका विषय, आप पढ़ रहे हैं उसको, तो आपको पता है उन प्रश्नों के उत्तर, लेकिन आपको जो पता है वो उत्तर नहीं देने हैं, आपको उसके उत्तर गद्यांश में से ही छांट कर देने होते हैं, गद्यांश पर आधारित होते हैं ये प्रश्न। इसलिए इस बात को ध्यान रखें आप। होली है, दिवाली है, मतलब जो भी ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पता है जिनके बारे में, तो उसके उत्तर देते समय ध्यान रखें कि आपको जो यहाँ पर उत्तर देने हैं वो गद्यांश पर आधारित ही उत्तर देने हैं। इस बात को, ये मेन पॉइंट है, इसको ध्यान रखें आप। शीर्षक का चयन करते समय गद्यांश के केंद्रीय भाव को ध्यान में रखना चाहिए। और आपसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि एक इसका सही शीर्षक का चयन कीजिए, तो आप लोग क्या करते हैं, चयन करते समय बहुत कम बच्चे करते हैं हालांकि ऐसा, कि शीर्षक कितना लिख देते हैं, पूरी एक सेंटेंस का लिख जाते हैं। आपको ये नहीं करना है। शीर्षक हमेशा शब्द या 2-3 शब्दों का समूह रहता है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। बहुत ज़्यादा हो गया तो 4-5, इससे ज़्यादा नहीं होने हैं। और उसका शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो केंद्रीय भाव, यानी उसका सेंटर पॉइंट जो है, जिस बारे में लेखक बात कर रहा है, उसको ध्यान में रखकर लिखना चाहिए। शीर्षक संक्षिप्त, आकर्षक तथा सार्थक होना चाहिए। और शीर्षक पर हमें ध्यान रखना चाहिए संक्षिप्त हो, जैसा कि मैंने आपको बताया, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मैक्सिमम में लिख रहे हैं तो 5 शब्द, इससे ज़्यादा नहीं। आकर्षक यानी वास्तव में अपनी ओर लोगों को ध्यान आकर्षित करें पढ़ने के लिए। आप लोग पढ़ते हैं, इतने सारे आप चैप्टर पढ़ चुके हैं अभी तक, इस कक्षा तक आते आते आपने देखा है कि शीर्षक जो होता है पाठ का, उसको पढ़कर ही मन होता है कि हम आखिर देखें, मतलब जिज्ञासा जागृत होती है मन में कि आखिर पढ़ के देखें इसके अंदर ऐसा क्या लिखा हुआ। तो आकर्षक होना चाहिए जो कि लोगों को प्रेरित करे पढ़ने के लिए। और सार्थक, मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका कोई ना कोई सार्थक मीनिंग, यानी मीनिंग ज़रूर होना चाहिए जो सही हो। जिन प्रश्नों को समझने में कठिनता आ रही हो, उसे हल करने के लिए प्रश्न को कम से कम 2-3 बार पढ़ना चाहिए, जिससे उत्तर समझ में आ जाए। तो जैसे आपके 5-6 प्रश्न आए हैं, आपको उसमें से 3-4 प्रश्न तो आपको पता चल गया कि इसका उत्तर यही होगा, लेकिन जिनका उत्तर लिखने में आपको थोड़ी सी कठिनाई आ रही है, तो उसके लिए समय निकाल कर रखें अलग से, जिससे कि आप उसको 2-3 बार पढ़ें, अच्छे से समझ सकें। और जो उसके उत्तर आपको लग रहे हैं कि गद्यांश में किस स्थल पर है, उन लाइनों को भी बार बार पढ़ें, उन पंक्तियों को अच्छे से पढ़ के देखें कि इसके उत्तर हमें क्या लिखना चाहिए, फिर उसको अपनी भाषा में लिखें। ये भी आप ध्यान रखें कि ये जैसे कि मैंने आपको इस वाले पॉइंट में बताया था, ऊपर वाले पॉइंट में, कि गद्यांश पर आधारित होना चाहिए, लेकिन भाषा जो होती है वो गद्यांश की नहीं होनी चाहिए, भाषा आपकी अपनी होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपकी रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल दोनों टेस्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए आप उसको पढ़िए गद्यांश में से, शब्दों को चयन कीजिए गद्यांश में से, लेकिन जो भाषा बनाए, मतलब उत्तर की जो लैंग्वेज बनाए, वो आपकी अपनी होनी चाहिए। तो इन सब बिंदुओं पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित रूप से अपठित गद्यांश और काव्यांश में अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। और ये अंक ऐसे होते हैं जो कि आपको आपकी परसेंटेज अच्छी करने में बहुत सहायक रहते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें इनको और समझने का प्रयास करें।